क्या होगा, क्योंकि अब वक्त है कसम संविधान का। आप जानते हैं ये वक्त है बड़े मुद्दों पर बड़ी बहस का। नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। संसद के विशेष सत्र का पहला दिन खत्म हुआ। प्रधानमंत्री ने 50 मिनट तक भारतीय लोकतंत्र और संसद के गौरव पर बात की। विपक्ष ने भी जितना संभव हो सरकार के मीन मेख निकाले। कल सुबह सारे पुरानी संसद में इकट्ठे होंगे, ग्रुप फोटो होगा, उसके बाद सेंट्रल हॉल में शपथ लेंगे। हम 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। उसके बाद सब नई संसद में चले जाएंगे। दोपहर 1:15 बजे लोकसभा और 2:15 बजे नई संसद में राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होगी। नई बिल्डिंग, नई सीटें, नया तामझाम। लेकिन बड़ा सवाल है कि नई संसद में 4 दिन में ऐसा क्या बड़ा होने वाला है जिसके लिए सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया। प्रधानमंत्री इस वक्त कैबिनेट की बैठक ले रहे हैं और सूत्रों से बड़ी खबर है कि सरकार महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दे सकती है। आपको बता दें कि यह खबर सूत्रों के हवाले से है। सरकार की लिस्ट में 8 बिल बताए जा रहे हैं, लेकिन अब महिला आरक्षण बिल पर चर्चा तेज है कि कैबिनेट नया बिल पास कर सकती है और सरकार इन्हीं 4 दिनों में बिल को संसद में पेश कर सकती है। महिला आरक्षण बिल आखिरी बार 2010 में राज्यसभा से पास हो गया था, लेकिन लोकसभा में अटक गया था। इसकी बड़ी वजह है आरक्षण में SC, ST, OBC और अल्पसंख्यकों को लिए आरक्षण की मांग। कोटा विद इन कोटा। बीजेपी 2014 और 2019 के मैनिफेस्टो में महिला आरक्षण पर संकल्प दोहरा चुकी है। सरकार ने फैसला लिया तो 24 की रेस में बड़ा दांव होगा, सीधे सीधे आधी आबादी वाला दांव। ये भी मुमकिन है कि महिला आरक्षण का मसला विपक्षी एकता को छिन्न भिन्न कर दे, क्योंकि कई पार्टियां इस पर बटी हुई है। लेकिन जब तक सरकार का फैसला कंफर्म नहीं हो जाता, विपक्ष नहीं सत्ता पक्ष में भी कंफ्यूजन है कि 4 दिन में मोदी क्या बड़ा करने वाले हैं। अटकलें पहले से लग रही हैं कि कहीं UCC या वन नेशन वन इलेक्शन पर तो फैसला नहीं करने वाले हैं, या लोकसभा भंग करके जल्दी चुनाव तो नहीं कराने वाले हैं, या फिर देश के से इंडिया नाम हटाकर सिर्फ भारत तो नहीं करने वाले हैं। मोदी चौंकाने के लिए जाने जाते हैं, सस्पेंस के लिए जाने जाते हैं, और यह सस्पेंस उन्होंने अभी तक बनाए रखा है। स्पेशल सेशन के साथ साथ इतने सारे बिल पारित करने का क्यों मंशा सरकार की हुई है? खिचड़ी बना दिए हैं। ऐसी कौन सी अभी हंगामा हुआ, ऐसी कौन सी बात हुई जिसके लिए विशेष सत्र किया गया, जिसके एजेंडा तय कर अभी तक एजेंडा ही तय किया जा रहा है। वेट एंड वॉच वाला फील पे हम सब लोग हैं, लेकिन लग रहा है कि नई इमारत में कुछ इतिहास रचने जा रहे हैं यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी। आप क्या करना चाहते हैं किसी को नहीं मालूम है, मीडिया को नहीं मालूम है, बीजेपी के नेताओं को नहीं मालूम है। मैं पहली बार देख रहा हूँ विपक्ष का दिवालियापन कि वो संसद सत्र बुलाए जाने पर आपत्ति कर रहा है। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण नहीं होता। 370 का उन्होंने ला लिया, हो सकता नहीं मालूम। IPC के अमेंडमेंट को उन्होंने चेंज किया, उसी दिन एडिशनल एजेंडा आ गया। तो अगर स्पीकर साहब इजाजत देते हैं तो वो भी आ जाएगा। क्या आएगा हमको नहीं मालूम। पूरे देश में जल्द चुनाव कराना चाहते हैं तो जल्दी कराए ना, हम लोग तो वेट कर रहे हैं। जितना जल्दी करा दे उतना अच्छा है, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं। नरेंद्र मोदी जी जो सोचते हैं उसको जमीन पे उतारते हैं। ये चीज साफ तौर से इस बात का प्रतीक है, प्रमाण है। भाजपा जिस तरीके से अब हमारे देश के विकास के पुराने इतिहास को नकारने में लगी हुई है, तो हमको डर है कि ऐसा न करे। देश के प्राइम मिनिस्टर ने इस देश के लिए पिछले 9 सालों में बहुत सारी ऐतिहासिक निर्णय लिए, तो अपेक्षा वही है कि इस बार भी उतने ही बड़े निर्णय होंगे। स्पेशल सेशन संसद के स्पेशल मौकों के लिए बुलाए जाते हैं। अभी तक पता नहीं है कि नया मसौदा क्या है। जो नारा लोग देते ना कि मोदी हैं तो मुमकिन है, और मुमकिन है नए रिकॉर्ड कायम होते आए हैं इन 9 सालों में। देखो ये रिकॉर्डों का देश बना है भारतवर्ष। यही समझता हूँ कि ये सब धोखा है, और जो कुछ भी इसमें करना चाहते हैं इसके पर्दे के पीछे कुछ और है। हम ये चाहते हैं कि महिला आरक्षण के अंदर OBC, SC, ST, BC ये रिजर्वेशन और मुस्लिम्स का रिजर्वेशन भी होना चाहिए।
इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर राकेश सिन्हा भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद है, प्रखर वक्ता है, लेखक हैं, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अंशुल अभिजीत जी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप भाटी साहब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और राजेश भट्ट साहब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे चलते हैं अपने पूरे पैनल की तरफ। अंशुल अभिजीत जी राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस के हैं, कितनी पतंग उड़ाई अंशुल जी आज आपने, कितनी पतंग उड़ाई, किन किन मुद्दों पर उड़ा ली? कि महिला आरक्षण पर भी आप बोल दिए, क्रेडिट ले लिया, पंचायती राज में हमने महिलाओं को दिया उसका भी क्रेडिट ले लिया। मोदी जी फिर कुछ नया लेके आ जाएंगे, फिर कौन सी पतंग उड़ाएंगे आप? नहीं देखिए दीपक जी, ये कैसा रवैया है मुझे समझ नहीं आता, ये कैसा बचपना है भाई। संसदीय प्रणाली एक गंभीर विषय होता है, उसको गंभीरता से उसके पास जाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी हमेशा ये प्रयत्न करते हैं कि किसी तरह कोई धमाकेदार हस्तक्षेप करे जिसमें जो व्यवस्था है उथल पुथल हो जाए। ये कौन सी खूबी है भाई, ये कौन सी उपलब्धि है, मुझे तो समझ नहीं आता। इसमें क्या मिल जाता है उनको? पिछली एक बार नोटबंदी कर दी, अब तो नोटबंदी आप जानते हैं उनकी उपलब्धियों में भी नहीं गिना जाता। जब सरकार अपनी उपलब्धियों का एक जिक्र करती है, एक लंबी सूची होती है, उसमें नोटबंदी नहीं होती। फिर जीएसटी ले आए, जीएसटी से क्या हुआ? जो संगठित और असंगठित क्षेत्र है उनके बीच में जो खाई है और गहरी हो गई, और वहां पे फिर लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। भाई ऐसे ऐसे उथल पुथल करने से, ध्वनि मत से, अगर कोई बिल पारित करने से जबरन, ये जो संसदीय प्रणाली हमारी चलती आ रही ये परंपरा है, उस पर हस्तक्षेप करने से उनको क्या मिल जाता है? ये किस तरह का बचपना है, अनाड़ीपन है? भाई ये गंभीर विषय है, ये देश का विषय है, कानून बनाने का विषय, कानून के हिसाब से ही करते हैं ना, इससे कैसे इनकार करेंगे? ये सब कार्रवाई करते हैं। हाँ जी, क्या जी? जो भी करते हैं कानून के हिसाब से ही करते हैं ना। क्या बोले दीपक भाई? जो भी फैसले लेते हैं प्रधानमंत्री मोदी कानून के हिसाब से ही लेते हैं ना। हम तो कहा कह रहे हैं एक परंपरा होती है तो बड़ी अच्छी बात है। तो एक परंपरा होती है ना, तो परंपरा को भूल जाइए कि परंपरा ये भी होती है कि बताना सदन को, जो सांसद है उनको बताना कि भाई आप अगर एक विशेष सत्र बुला रहे हैं तो उसका एजेंडा क्या होगा। ये भी तो एक परंपरा थी। कानून के हिसाब तो सब कुछ नहीं होता ना, एक नियत होती है, एक नीति होती है, ये बताना भी तो पड़ता है को। क्यों आप इतना स्पेकुलेट कर रहे हैं, क्यों आप इतनी लंबी सूची गिन रहे हैं? आपको ये भी बताना चाहिए कि क्यों हो रहा है ऐसा, इसमें मजा आ रहा है क्या, कोई मजाक है, कोई खेल है, ये कैसा बचपना है? ठीक है अंशुल जी, इसका जवाब राकेश सिन्हा जी से लेता हूं, उनके लिए पूरा वक्त है, लेकिन उसके बाद मैं सबके लिए 90-90 सेकंड का टाइमर लगाऊंगा ताकि बहस में थोड़ा पेस आ सके। प्रोफेसर साहब देखिए, किसी को नहीं पता, सब पतंग उड़ा रहे हैं और ये कह रहे हैं तो गलत है, परंपराओं को तोड़ने वाला है। आप नॉन सीरियस बनाते जा रहे हैं संसद को, ये आरोप लगा रहे हैं अंशुल अभिजीत। पता नहीं संसदीय जनतंत्र में प्रधानमंत्री संसद की परंपराओं और संसदीय दल के नेता और प्रधानमंत्री संस्था के प्रति अनाड़ी शब्द का प्रयोग करना, मजाक शब्द का प्रयोग करना कहाँ तक उचित है। और संसद की गरिमा क्या होती है, संसद की परंपरा क्या होती है, बता रहे थे। यही बता दे संसद की क्या परंपरा होती है। संसद की जो परंपरा होती है उसका कहाँ निर्वाह नहीं हुआ है। आपको किसने बता दिया कि संसदीय परंपरा का निर्वाह नहीं हुआ है? खड़गे जी क्या कर रहे हैं? यदि निर्वाह नहीं हुआ तो खड़गे जी, जयराम रमेश जी, कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी विशेष सत्र में नहीं आए, कहीं संसदीय परंपरा के अनुकूल सत्र नहीं है। आज खड़गे जी समय से अधिक बोल गए, कभी उन्होंने नहीं कहा कि संसदीय परंपरा का उल्लंघन हुआ है। तो मुझे नहीं पता कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को किसने ये बता दिया है। और मैं संसद में हूँ, मुझे न्यूज़ बुलेटिन निकला है, न्यूज़ बुलेटिन में संसद में क्या होना वो बताएगी। और संसद की एक परंपरा रही है जो 1950 से चल रही है कि एक सप्लीमेंट्री बिजनेस होता है। अगर सरकार को कुछ करना हो तो सप्लीमेंट्री बिजनेस लाती है। ये मनमोहन सिंह जी की सरकार में, इंदिरा गांधी की सरकार में, जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार में, राजीव गांधी की सरकार में, वाजपेयी जी की सरकार में होता रहा है। संसद की परंपरा पर बोलने से पहले उस परंपरा को जान लीजिए। और अनाड़ी शब्द का प्रयोग जिनके लिए आप कर रहे हैं वो जनता के मैंडेट से आए हैं। मैं तो कभी राजीव गांधी जी के लिए भी अनाड़ी शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा। किसी सरकार के प्रति, अपनी सरकार के प्रति आपका रोष व्यक्त करने के अनेक उपाय हो सकते हैं, अनेक तरीके हो सकते हैं। मेरी एक घोर आपत्ति है कि एक टीवी चैनल पर जिसको करोड़ों लोग देखते हैं, जो देश का सबसे पुराना टीवी चैनल है, वो उसने आपको अवसर दिया है, आप डिबेट कीजिए ना। तो मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूँ। अभी क्या है, एक तो यह जो भवन है, जो संसद का पुराना भवन है, उससे हम नए भवन में जा रहे हैं।
यह तो आज निश्चित हो गया कि आज इस भवन में बैठकर दोनों ही सदनों में पक्ष विपक्ष ने संसदीय इतिहास यानी 75 साल के अपने अनुभवों को और संसदीय यात्रा के लाभ और हानि यानी सफलता असफलता के चीज़ों को गिनाया। ये संसदीय स्तंभ के लिए एक मील स्तंभ है। सभी पार्टियों ने, आज किसी ने बहिष्कार नहीं किया और आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं, हम उस पर नहीं जाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी का आज भाषण देखिए। प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में किन किन लोगों के नामों का उल्लेख किया जिन लोगों ने संसदीय जनतंत्र में 43 ईयर्स बिताए। इंद्रजीत गुप्ता कम्युनिस्ट पार्टी के थे, उनका नाम का उल्लेख किया। एक सांसद 93 ईयर्स तक संसद में रहे, उनका उल्लेख किया। प्रधानमंत्री जी ने G20 की बात कही और कहा यह किसी पार्टी व्यक्ति की सफलता नहीं, 140 करोड़ जनता और देश की सफलता है। प्रधानमंत्री जी ने भारत के लिए विश्व मित्र शब्द का प्रयोग किया है। पूरे विश्व के मित्र के रूप में भारत काम कर रहा है। आज दलीय चीजों से ऊपर उठकर भाषण हुए और यह संसदीय जनतंत्र की एक बड़ी उपलब्धि है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, कल हम नए भवन में जा रहे हैं, नए संसद भवन में जा रहे हैं और कल नए संसद भवन में प्रवेश हुआ। 2 दिन का एजेंडा तो आपके सामने है। आखिर पुराने बिल्डिंग को छोड़ने से पहले उसके इतिहास को बताना, उसको याद करना। और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भले हम इस भवन को छोड़ रहे हैं लेकिन हमारी स्मृति पटल पर ही भवन रहेगा, ये हमारी प्रेरणा का स्रोत रहेगा। खट्टे और अच्छे अनुभव दोनों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। मैं एक बात दीपक जी बता देना चाहता हूं, पुरानी बिल्डिंग में संसदीय जनतंत्र गर्भगृह की तरफ पला है। मैं इसलिए गर्भगृह कहता हूं कि इस समय इसी भवन में आप 22 जुलाई 1975 को आपातकाल की जो घोषणा हुई थी उसके इंडोर्समेंट के लिए लाया गया था। तब कृष्णकांत जी जो बाद में उपराष्ट्रपति बने सदस्य थे, वे गिरफ्तार नहीं हुए थे। उन्होंने कहा था इस देश के सबसे बड़े नेता, टॉलेस्ट लीडर जयप्रकाश नारायण को आज कहाँ रखा जा रहा है, जो गांधी जी के मूल्यों को लेकर चल रहे हैं, उन्हें जेल के अंदर बंद कर दिया गया। इसी संसद भवन में एक स्वतंत्रता की लड़ाई चलती रही है। 1965-67 में लगातार सदस्यों ने मांग उठाई कि किंग जॉर्ज V और क्वीन विक्टोरिया के अभी भी प्रतिमाएं क्यों हैं, और उन लोगों ने इस संसद भवन में बैठकर, उनके प्रतिनिधियों ने बैठकर भगत सिंह जी की फांसी की सजा का अनुमोदन किया था। इसी भवन में बैठकर देश में लूट खसोट को वैधानिकता दी। तो मैं कहना चाहता हूं कि नए भवन में जो जा रहे हैं, पुराने भवन से नए भवन में, जहां पुराने भवन में हम आजादी की डिकोलोनाइजेशन की लड़ाई लड़ रहे थे, नए भवन में एक नए अमृत काल की रचना करने जा रहे हैं। और उस भवन में एक अंतिम वाक्य कहना चाहता हूं कि हमने राजनीतिक आज़ादी प्राप्त की, वह इस भवन में हमने राजनीतिक लड़ाई, राजनीतिक आज़ादी को बिताया। अब उस भवन में विचारों का स्वराज, यानी अब हम यूरोप की दास्ता से विचार के स्तर पर पूरी तरह से मुक्त होकर उस भवन में जा रहे हैं। उस भवन का निर्माण स्वदेशी तरीके से, स्वदेशी विचार से, स्वदेशी भावना से हुआ है। यह एक बुनियादी अंतर है। ये 2 दिन का एजेंडा तो आपके सामने है और अपने पार्टी के लोगों से पूछ लीजिए कि न्यूज बुलेटिन में क्या आया है। डेमोक्रेसी में स्पेकुलेट करना मीडिया का, सांसदों का स्वाभाविक अधिकार है, लेकिन स्पेकुलेशन को, ठीक है, आप आलोचना बना दें, स्पेकुलेशन को सरकार पर उलाहना का बना दें, यह अनुचित है। यह ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, अंशुल अभिजीत जी, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, बुलेटिन आता है, बुलेटिन के अंदर पूरा एजेंडा आता है। वो बुलेटिन का एजेंडा आ चुका है, 2 दिनों का एजेंडा सबके सामने है। बिल्कुल ठीक कहा राकेश जी ने। राकेश जी ने बताया कि हम 1947 में गुलाम से आजाद तो हो गए, लेकिन हमारे दिमागों की गुलामी चलती रही और नई संसद उसी का प्रतीक थी। लेकिन आज जो पुरानी संसद इसी का प्रतीक थी, और आज जो नई संसद है वो हम विचारों से आजाद हो चुके हैं। ये बताता है। बड़ी बात कही है अंशुल जी, क्या जवाब देंगे इसका? 90 सेकंड का टाइमर प्लीज सबके साथ। नहीं देखिए, एक कोई नई संसद में नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर कॉलोनियलिज्म से अगर हटना है तो भाई कॉलोनियलिज्म के बारे में ये लोग क्या जानते हैं मुझे नहीं पता। हम बार बार ये कहते हैं कि जो कॉलोनियलिज्म में उस समय जो अपनी देशवाद की जो लड़ाई हुई थी, तो इनकी तो भागीदारी उसमें थी ही नहीं। वहाँ पर तो अंग्रेज़ों के साथ वो छुपे, उनकी परछाइयों में छुपे बैठे हुए थे। तो उससे क्या उनका ये मेल मिलाव है, ये तो अच्छी तरह सब लोग जानते हैं। लेकिन उसके बारे में ज़्यादा तवज्जो नहीं दूंगा। मैं कहूँगा कि अगर एक नई बिल्डिंग में जा रहे हैं, बड़ी ठीक बात है, अच्छा है। और पुरानी यादों को एक साझा करना और फिर एक तरह से यादों के सफर में जाना, 75 साल के सफर में जाना। इस बार प्रधानमंत्री का जो भाषण था, मैं ये जरूर कहूंगा कि मुख्तलिफ था। पहले तो वो विपक्ष को ही अपमानित करते रहते थे, किस तरह के वो शब्द ले आते थे, उनके शब्दों का चयन आप अच्छी तरह जानते हैं, किस तरह शब्दों का इस्तेमाल करते थे। तो इस बार उन्होंने वहां पर जो महानुभाव थे, जो बड़े बड़े सियासतदान थे, जो प्रधानमंत्री थे, जो उनका जिक्र जरूर किया। लेकिन भाई एजेंडा क्या है?
ये बात सही है, हम नॉस्टैल्जिया कर सकते हैं, हम यादों को साझा कर सकते हैं, हम मेमोरी लेन में जा सकते हैं, लेकिन एजेंडा क्या है और जो जरूरतें हैं, जो जमीन से जरूरतें हैं, जो लोगों से जुड़ी हुई जो दिक्कतें हैं, जो हकीकत है, उनके बारे में, उस विषय में अगर हम बात करना चाहते हैं, अगर हम मंदी पे, बेरोजगारी पे, महंगाई पे, मणिपुर पे, महिला सुरक्षा पे, और क्यों आप ये कह रहे हैं कि महिला सुरक्षा, ये महिला आरक्षण बिल लेके आ रहे हैं, नहीं लेके आ रहे हैं, क्या होगा, ये ऐसी इस तरह का स्पेकुलेशन की जरूरत क्या है? क्यों नहीं साझा करते? क्यों नहीं बताते कि कार्यसूची है क्या? ठीक ठीक बताए ना। और विशेष सत्र में विशेष बात ऐसी है क्या? प्रधानमंत्री ने एक बात जरूर कही कि ये निर्णायक, यहां पर ऐतिहासिक निर्णय लिए जाएंगे, फैसले लिए जाएंगे। तो वो कौन से वो फैसले हैं? वो कार्यसूची में तो आए नहीं कि ऐसे निर्णायक फैसले कौन से, क्यों नहीं हमें बताते हैं भाई? ये गुप्तता कैसी, ये राजदारी कैसी, यही तो हम पूछना चाहते हैं। ठीक है, प्रोफेसर राकेश सिन्हा बीजेपी से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अंशुल अभिजीत कांग्रेस से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, प्रदीप भाटी समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं और राजेश भट्ट मेरे साथ जुड़े हुए हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से। मैं सीधे राकेश सिन्हा जी के पास जाऊंगा। राकेश जी, अंशुल जी ने जो बातें कही आपने सुना, अब जानकारी सामने नहीं आएगी क्योंकि कैबिनेट की कोई ब्रीफिंग नहीं है। अब जो भी पता लगेगा संसद में सप्लीमेंट्री जो लिस्ट होगा, सप्लीमेंट्री वर्क जो है पार्लियामेंट का लिस्ट होगा, उसके अंदर ही आएगा, क्योंकि अभी तो कोई बड़ी बात, मतलब जितनी भी चीजें हैं वो सब चर्चा में है। आप कैसे देखते हैं इन पूरे डेवलपमेंट्स को और आपको क्यों लगता है कुछ बड़ा होने वाला है? देखिए दीपक जी, संसदीय जनतंत्र को जो लोग जानते समझते हैं, आप तो लंबे समय से संसद को देखते रहे हैं, उसकी प्रोसीडिंग को कवर करते रहे हैं। जब संसद सदन का सत्र चलता है, उस दौरान कोई भी महत्वपूर्ण घोषणा या कोई भी घोषणा सदन से बाहर नहीं होती है, न मीडिया में, न बाहर पब्लिक में, न पब्लिक मीटिंग में। उसकी घोषणा सदन में होती है, सदन का विशेषाधिकार है। यदि कैबिनेट की बैठक में क्या हुआ नहीं हुआ, ये कैबिनेट का विशेषाधिकार है। कैबिनेट की बैठक एक गोपनीय बैठक होती है और हर सरकार जिसको जिम्मेदारी सरकार देश चलाने की होती है, वह मंत्रिमंडल को उसी अनुसार सुचारू रूप से चलाता है। यह मंत्रिमंडल वह नहीं है कि मंत्रिमंडल के फैसले को राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री जी का फैसला, मंत्रिमंडल के फैसले को बाहर, आप हम सब जानते हैं, मैं आलोचना की दृष्टि से नहीं कर रहा हूँ, ये सब सीखने सिखाने की बात है, उसको फाड़ दिया था। यह संसदीय जनतंत्र की परंपरा नहीं रही है। इसलिए जो भी बैठक में जो निर्णय हुआ होगा, जो कोई भी निर्णय होगा तो सदन के सामने आएगा। और जैसा आपने भी इस बात का उल्लेख किया कि सप्लीमेंट्री बिजनेस हमेशा आता रहा है, जो भी कुछ महत्वपूर्ण होगा वो देश के लिए ही होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक बड़ी उपलब्धि आप देश के लिए देखिए, जो देश नहीं दुनिया के लिए उपलब्धि है, जो हम सब, मैं आपके सामने रखता हूँ, बस 30 सेकंड में बताकर अपनी बात समाप्त करता हूँ। G20 आज एक सामान्य व्यक्ति जानता। आप कहेंगे इससे क्या हो गया? देखिए, लीग ऑफ नेशन बना था प्रथम विश्व युद्ध के बाद, विफल हो गया चूंकि वे बड़े राष्ट्रों के नेताओं का खिलौना था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूनाइटेड नेशन बना, यूएनओ जिसको कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र कहते हैं, वह पॉलिसी मेकर तक सीमित रह गया, इसलिए उसकी सफलता उतनी अधिक नहीं हो रही जितनी होनी चाहिए। ठीक है, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पहली बार हस्तक्षेप है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का डेमोक्रेटाइजेशन करके पीपल से जोड़ दिया है, लोगों से जोड़ दिया है। यह उपलब्धि को आज अमेरिका से लेकर सभी देश स्वीकार कर रहे हैं। यदि अंतर्राष्ट्रीय संस्था को जनता से जोड़ दिया जाए तो उसकी मजबूती बनेगी, जड़ मजबूत होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि अपनी सरकार की उपलब्धियों पे भरोसा करना चाहिए, उसको शाबाशी देनी चाहिए। सरकार सबकी होती है, सरकार किसी पार्टी की नहीं होती है, और उनके प्रति शब्दों के प्रयोग में हमें सावधान रहना चाहिए। आलोचना करने का आपको अधिकार है, आप कीजिए, लेकिन आलोचना करते समय पदों की गरिमा, संसदीय जनतंत्र की मर्यादा को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, टाइमर फिर से चलाइए प्लीज। आपने टाइमर में इस वक्त जो है वो जो अंतिम 5 मिनट का जो वो होता है ना, बीप होता है, वो नहीं डाला था, उसको प्लीज डालिए। भाटी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, और मेरा बड़ा सीधा सवाल है, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं सेशन से? क्या आप क्रिटिसाइज करेंगे कि भाई अभी तो हमको कुछ पता ही नहीं लगा? धन्यवाद दीपक जी। देखिए, ये दीपक जी ब्रेकिंग न्यूज़, मास्टर स्ट्रोक और सेंसेशन, थ्रिलर, सस्पेंस, इनका दौर है। ये सेंसलाइजेशन, चौंकाने वाली चीज़ें ठीक है, ये अपनी जगह हैं, लेकिन लोकतंत्र में चाहे वो नई इमारत में बन गई है, बहुत अच्छी बात है, उसका उद्घाटन हो चुका है। इमारत तो बेहतरीन अभी भी बनी है और उससे बेहतरीन बनेंगी, परंतु लोकतंत्र में, लोकशाही में आत्मा उसकी जो होती है, वो लोकतांत्रिक मूल होते हैं, उनके सिद्धांत होते हैं, उनकी नींव पे खड़ी होती है। वो उसकी नींव इमारत की लोकतंत्र में ये
चीज़ें होती हैं। हमें इसको समझना होगा कि संसद में हमने जो पिछले कुछ समय में देखा, मैं आलोचना के रूप में नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन जो जिस तरह से संसद को म्यूट कर दिया जाता है, विरोधी विपक्षी दलों की बातों को एक्सपंज कर दिया जाता है, ये भी इस लोकतंत्र ने देखा है। रिकॉर्ड की बात हो रही थी अभी, आदरणीय सिन्हा साहब रिकॉर्ड की बात कर रहे थे। रिकॉर्ड तो एक ये भी है कि 17वीं जो लोकसभा है इसमें सबसे कम सीटिंग हुई है। ये रिकॉर्ड भी मोदी सरकार ने बनाया, और ये रिकॉर्ड भी तोड़ा भी मोदी सरकार ने, क्योंकि 16वीं संसद में भी उससे कम सीटिंग हुई थी। तो जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं या दुहाई देते हैं तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है जो सिन्हा साहब कह रहे हैं, लेकिन जब वो पटल पे आता है और जब हम वो देखते हैं कि क्या हो रहा है एक्चुअली में, तो वो बिल्कुल भिन्न नज़र आता है। ठीक है, हमें छलावा और ये जो आप हितैषी बनने का अभी प्रयास कर रहे हैं, 4.5 साल में आपने जब नहीं कुछ किया और आप ये 4-5 दिन का सेशन लेके आ जाते हैं सामने, तो जिज्ञासा होना लाजमी है। ठीक है, लेकिन आपका टाइम खत्म हो गया है, भावना है, आपका टाइम खत्म। प्लीज अपनी टाइम लिमिट में बोलिए, प्लीज अपनी टाइम लिमिट में बोलिए, आपका टाइम खत्म है। भट्ट साहब क्या जवाब देंगे? ये होना चाहिए सस्पेंस थ्रिलर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए राजनीति में? भट्ट साहब आपसे पूछ रहा हूं। भट्ट साहब कुछ और सोच रहे हैं, मेरे सवाल पर ध्यान नहीं दे पा रहे। भट्ट साहब आवाज मिल रही है आपको? हाँ, क्लियर है। तो बताइए, जवाब दीजिए। भाटी जी कह रहे हैं कि भाई ये सस्पेंस थ्रिलर का जमाना है, ये नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में कुछ मूल्य होती हैं, परंपराएं होती है, उनका पालन होना चाहिए। भाटी जी को संसदीय परंपरा का ज्ञान नहीं है या संसदीय इतिहास का ज्ञान नहीं है मेरे समझ से। इसलिए मैं कहना चाहूंगा टाइमर प्लीज। क्या इससे पहले विशेष सत्र नहीं बुलाए गए हैं? और संसद क्या किसी नियम के अधीन नहीं है? संसदीय परंपरा नहीं है? क्या परंपरा के अनुसार ये सत्र नहीं बुलाए जा सकते हैं? भाटी जी का अगर ज्ञान अधूरा है तो वो अपने ज्ञान को ठीक कर ले। पहली चीज देखिए, ये ऐतिहासिक पल है भारतीय संसद के लिए, ऐतिहासिक क्षण है। हम पुराने संसद भवन से एक नए संसद भवन की ओर बढ़ रहे हैं। हम 2047 को लक्ष्य करके भारत को आगे बढ़ा रहे हैं, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिए हैं अपने कार्यकाल में, आप यकीन मानिए देश हित में लिया है। और आगे भी इस छोटे से सत्र में जो भी निर्णय लिए जाएंगे, मैं समझता हूं देश हित को सर्वोपरि मानते हुए लिया जाएगा। तो आखिर संशय क्या है? विपक्ष को ऐसा क्यों लगता है कि यह विशेष सत्र क्यों बुलाया गया? ऊहापोह की स्थिति क्यों है? बहुत दुर्भाग्य है। अरे मोदी जी का विरोध कीजिए, विरोध भी एक सीमा है, लेकिन वैचारिक विरोध होना चाहिए। इस तरह के विरोध के कोई मायने नहीं है। दीपक जी देखिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है, चाहे वो किसी भी पैमाने पर ले लीजिए। और कई नए कीर्तिमान स्थापित हुए। अभी G20 की बैठक अभी जस्ट खत्म हुई है और पूरा विश्व में इसकी गूंज सुनाई दे रही है। ठीक है, तो अगर कुछ नया करना चाहती है सरकार, तो सरकार के कदम से कदम मिलाने की जरूरत थी। ठीक है, उनके मंसूबे को मजबूती देने की जरूरत थी। ठीक है, आखिर संशय किस बात का है? ठीक है, संशय किस बात का है? चलो अभिजीत जी बताइए, संशय किस बात का है? भट्ट साहब प्लीज अपने टाइम में खत्म कीजिए। मैंने सबको 90 सेकंड दिए, 90 सेकंड पर्याप्त होते हैं अपने एक पॉइंट को रखने के लिए। अंशुल अभिजीत जी, संशय किस बात का है? शंका किस बात की है? नियत तो नहीं कहना सरकार की। नहीं, किस तरह की अब राकेश जी, मैं उनका सम्मान करता हूं, वो सांसद हैं, लेकिन उनके शब्दों के चयन के बारे में बात की। ये उनको अच्छा लगता है कि प्रधानमंत्री सारी दुनिया में जाते हैं और जिस तरह वो विपक्ष की आलोचना करते हैं, जिस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, एक आतंकवादी संगठन से उसकी तुलना करते हैं, वो उचित है, उनकी गरिमा के साथ है, उनकी गरिमा उनकी प्रतिष्ठा के अनुकूल है। वो मैं ये पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी ने आज कहा, ये मुझे बताइए कि भाई ये भूल जाओ, ये रोना धोना, उमंग होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए। मैं राकेश जी से पूछना चाहता हूं कि जो आदमी जो गरीब है, जो त्रस्त है, जो जरूरतमंद है, जो सब्जी खरीदने जा रहा है, उसको आप बताइएगा कि देखो उत्साह बनाए रखो, ये मायूसी छोड़ दो, हम दुनिया की 5वें सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, हम G20 ले आए हैं, ये सब छोड़ो। और निश्चित वो जो व्यक्ति है, जो गरीब व्यक्ति है, वो बिल्कुल खुशी से कूदने लगेगा।
ये होता है तरीका। संसदीय प्रणाली आप किसको कहते हैं? बार बार विपक्ष की आलोचना करते हैं, हस्तक्षेप करते हैं, माइक ऑफ कर देते हैं, एक्सपंज कर देते हैं स्पीचेस। ये होती है संसदीय प्रणाली, ये होती है जमहूरी रिवायतें, ये होती है हमारी परंपरा। देखिए, हम अच्छी तरह जानते हैं कि क्या होता है और क्या होना चाहिए। हमें घोर आपत्ति है, हम बार बार इस बात को सामने रख रहे हैं। सरकार अपनी एक तबीयत से एक तरह से कैद है, प्रधानमंत्री जी जो चाहते हैं वही करते हैं। अब देखिए क्या फैसला होगा, आगे क्या बताएंगे, हमें तो कुछ पता नहीं, लेकिन हम इसके इतना स्पेक्यूलेशन के बिल्कुल खिलाफ हैं और हम चाहते हैं कि जो जमीन से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन पे चर्चा हो। जो मुफलिसी है, जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, जो मणिपुर है, जो अडानी है, जो भ्रष्टाचार के आरोप है, सीएजी रिपोर्ट है, उस पे चर्चा हो। ठीक है राकेश सिन्हा जी, इन मुद्दों पर चर्चा नहीं होगी क्या? देखिए, एक बात मैं बोल दूं, वे बार बार बोल रहे हैं कि विपक्ष की आवाज़ दबाई जाती है सदन में। सदन में इसी विपक्ष के नेता ने वीडियो रिकॉर्डिंग की है जो भारत के एक दुनिया के संसदीय जनतंत्र में बना है, और वीडियो रिकॉर्डिंग वही हुई है। इसी संसदीय जनतंत्र में चेयरमैन के टेबल पर उछलते हुए लोग पाए गए, उनके फाइल फेंकते हुए पाए गए। विरोध करना, प्रतिरोध करना, ऑब्स्ट्रक्शन करना तो लोकतांत्रिक है, लेकिन फाइल फेंकना, पर्चे फाड़ना, कार्ड दिखाना, यह कहाँ उचित है? और संसदीय जनतंत्र में कुछ शब्दों की सूची है, चाहे मैं बोलूं या कोई और बोले, इवन सरकारी पक्ष के कोई मंत्री बोले, उन शब्दों को निकाल दिया जाता है। ये कोई किसी का माइक बंद नहीं किया जाता है। मैं कई बार हुआ कि मैं जब मेरे समय समाप्त हो गए, 3 मिनट 4 मिनट अधिक बोला, और दो समय सीमा होती है, उसके बाद हमारा माइक बंद करके दूसरे स्पीकर को बुला लिया जाता है। तो मैं क्या कहूँगा कि चेयरमैन साहब ने, डिप्टी चेयरमैन साहब ने मेरे साथ अन्याय अत्याचार किया। देखिए, चीज़ों को इस तरह से नहीं पेश करना चाहिए, सब बुरा ही बुरा दिखे। एक दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, आपने अच्छा कहा कि गरीबी बेरोजगारी पर चर्चा होनी चाहिए। साहब, इस देश में 81 करोड़ लोगों को 2 जून अनाज तब तक हम देते रहेंगे जब तक कि उनको हम मुख्य धारा में नहीं लाएंगे। समाजवाद के नाम पर 81 करोड़ लोग कहाँ तरसते थे। मैं बेगूसराय के, दीपक जी एक बात करके 90 सेकंड का समय, मैं कोई दिल्ली में बैठ के काम नहीं कर रहा हूँ। मैं बेगूसराय के एक सूजा गांव है, सूजा गांव के गांधी ग्राम में दलित की बस्ती है, उसको मैंने गोद लिया। मैं कल देखा, कल प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन था, सेवा पखवाड़ा था, आयुष्मान योजना के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड बनने के लिए लंबी कतार लगी थी। मैंने पूछा क्यों लंबी कतार में है, कोई राशन कार्ड तो नहीं है? लोगों को पता चला कि आयुष्मान का लाभ क्या है। गरीब व्यक्ति को 5 लाख रुपए किसी बीमारी पर मिल जाए, क्या आप सोच सकते थे क्या 2014 से पहले? ठीक है, आप क्या बात कर रहे हैं? इंश्योरेंस 49 करोड़ लोगों, ये जो मैं आंकड़े अभी लेटेस्ट मैंने चेक नहीं किया, मैं 4 महीने पुराना आंकड़ा बता रहा हूं। 49 करोड़ लोगों तक, नए लोगों तक इंश्योरेंस पहुंचा है। ये इंश्योरेंस हम टीचर्स, प्रोफेसर, अधिकारियों तक, डॉक्टर तक इंश्योरेंस रहता था। और इंश्योरेंस किस रेट पे पहुंच रहा है? इंश्योरेंस पहुंच रहा है 81 करोड़ लोगों तक अनाज पहुंचा रहा है, किसानों को डायरेक्ट ट्रांसफर से पेमेंट हो रहा है। अब आप और क्या बात करना चाह रहे हैं? आप जाइए रिमोट स्टेडियम, बहुत रिमोट स्टेडियम जाकर देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति लोगों के मन में कैसी श्रद्धा है। वो मेरा विरोध कर सकते हैं लेकिन प्रधानमंत्री जी का विरोध नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहीं पर रुकेंगे। अफसोस हमारे लिए बहस का वक्त इतना ही है।